Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we bring you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और हेडलाइंस के साथ हैं अब Arjun Chaudhary. Benchmark domestic indices end with losses of around 0.5%. Sensex slips over 380 points. Nifty closes at 25,057. Cabinet approves comprehensive package of around 70,000 crore rupees to revitalize India's shipbuilding and maritime ecosystem. And Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India expects to increase energy trade with the US. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 0.5% के नुकसान में रहे। सेंसेक्स 380 अंकों से अधिक कम हो गया। निफ्टी 25,057 पर हुआ बंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और मैरीटाइम सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को दी मंजूरी। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को अपेक्षा है कि अमेरिका के साथ उनके ऊर्जा व्यापार में वृद्धि होगी। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। अधिकांश क्षेत्रों में हुई चौतरफा बिकवाली के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 0.5% की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 386 अंकों की गिरावट से 81,716 पर बंद हुआ। निफ्टी 113 अंकों के नुकसान से 25,057 पर दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.8% से अधिक गिर गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty ended with losses of around 0.5% today amid broad-based sell-offs across most sectors. Sensex declined 386 points to close at 81,716, while Nifty dropped 113 points to settle at 25,057. The mid-cap index shed over 0.8%, while the small-cap index dipped 0.5%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयर गिरावट में रहे। सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स को 2.6% से अधिक का नुकसान हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर 2.2% कम हो गया और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियों में पावर ग्रिड का शेयर 1.6% से अधिक के उछाल में रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को 1% से अधिक का फायदा हुआ और एनटीपीसी के शेयर में 1.3% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, FMCG bucked the trend, rising over 0.1%, while all other sectors succumbed to selling pressure. Among the top laggards, realty dropped around 2.5%, utilities lost almost 1.2%, and capital goods slipped 1.1%. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 88 रुपए 69 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 97.7 पर था। क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा, जो हमने बाजार में गिरावट देखी है पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस गिरावट को? क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था बाजार? जैसे अमेरिका में भी जो वहां पे उन्होंने जेरोम पावेल ने कहा है कि वहां के जो बाजार है बहुत ज्यादा वैल्यूड है, हाईली वैल्यूड है। क्या वही सिचुएशन भारत में भी दिखाई दे रही है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं अभी भी। भले ही फेड ने रेट कट किया या फिर इन्फ्लेशन थोड़ा थमा है अपनी रफ्तार से ग्लोबली, और
लेकिन जो हेडविंड्स हैं, खास करके जो नेगेटिव्स हैं, जो यूएस ने पहले जो 50% का टैरिफ थोपा, उसके बाद अभी वीजा को लेके काफी ऐसी अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो गई है, तो जिसका जो काफी जो असर है मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन उसमें ये जरूर है कि हमारी जो अपनी रेजिलियंस है, जो डोमेस्टिक रेजिलियंस, जो हमारी फंडामेंटल रेजिलियंस है, जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स या फिर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर या आईआईपी नंबर्स जो निरंतर एक स्टेडी जोन में परफॉर्म कर रहे हैं, जो 5% से ऊपर का जो ग्रोथ दिखा रहे हैं अभी भी डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स, तो वो मार्केट को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा ग्लोबली अगर हम देखें तो मार्केट्स के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूं कि जब तक ये यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील कुछ फाइनल नहीं हो जाता, हम किसी अंजाम पे नहीं पहुंच जाते, तो मार्केट्स में ऐसी अनसर्टेनिटी रह सकती है। लेकिन ये रेजिलियंस भी बनी रहेगी मार्केट्स में। कोई ऐसा खतरा तो नहीं है कि मार्केट्स एकदम से बहुत डिसेलरेट होंगी, क्योंकि हमारी रिफॉर्म्स बहुत इंटैक्ट है। अभी हमने जो रिसेंटली रिफॉर्म्स किए, जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुई, और साथ में जो फंडामेंटली हम स्ट्रांग है, वो मार्केट को बहुत अच्छे से सपोर्ट देके रखे हुए हैं। So speaking of resilience, we saw short covering by DIIs again today, where they were the net buyers to the tune of 1,244 crore rupees. Again, the FIIs are net sellers in the market. You mentioned about the export market. Nifty IT saw a marginal fall today because of the H-1B issue again. The US dollar has been weakening, but that has not in any way propelled IT companies at a higher valuation. Tell us about the auto index. That's our profit booking today. But because of the GST reforms, one expects that the auto sales will go up. You have small cars now. You have motorcycles below 350cc, where the GST rate has fallen from 28% to 18% now. And small car availability has also gone up by the producers, manufacturers of vehicles. So how do you see the auto sales going up and that translating into higher valuation for the auto sector? Yes, Arjun, because GST, new rates of GST have been implemented since Monday only. There's only also 5% for EVs that's continued. Yes. So I believe the sale will increase gradually in the coming times, because sales doesn't come at a one point of time, like GST rates have been reduced. Now the sales will come significantly on Monday or Tuesday only. So going forward, I believe this decrease in significant in the GST numbers from 28% to 18%. Now this will impact significantly the profits of the consumers, because at least on the small cars, 18%, 28 to 18% is a significant amount. 10% relief to the small car buyers. Customers. Savings. So I believe the September, now we are in September, October month will see a significant rise in the sales, because the people, those who are planning to buy their automobile or some other, like the fridge or TV, they buy in the Diwali days actually. So the Diwali days now starting after 4 or 5 days after the Navratras, then the 15-20 days are for the Diwali days. So major sales happens in those days actually. So I believe the sales will rise significantly, and there will be a great boost to the consumption segment, because starting from the essentials to the education sector, then the health sector, then farm sector, then electronics and automobiles, there is a great relief for all the sectors from the GST side. And in the education, this is now for the stationery at the zero level. So in the healthcare, actually the individual healthcare is now rated at 0%. Insurance sector. And again, the essentials are at 5% from the slab of 12 to 18%. So I believe the sale will happen gradually in the coming times, and that will support significantly the trajectory of our consumption and the production possibilities in the coming times. इस चर्चा को जारी रखेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि जीएसटी की बहुत वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स आई हैं और लगभग सभी सेक्टर उनसे लाभान्वित हुए हैं। आपको लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जो मार्केट सेंटिमेंट है उसके लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है?
जी बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म फैक्टर है क्योंकि इसको हम 1-2 दिन या 5 दिन की तुलना में नहीं देख सकते कि जीएसटी रिफॉर्म्स हुई और रेट कट हुए तो अभी सब कुछ हो जाएगा। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 में, तो ग्रेजुअली जो उसका फायदा हुआ, शुरू में लोग कह रहे थे कि बहुत टीडीएस टैक्स है जी, समझ में नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे ये गुड एंड सिंपल टैक्स बनता चला गया। और अभी ये जो रिफॉर्म्स हुई हैं, ये हिस्टोरिक रिफॉर्म्स, एक तो हिस्टोरिक रिफॉर्म थी 2017 की, उसके बाद ये जो हुई अभी जो रेट कट हुआ, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसको बड़ा अच्छे से कैलिब्रेटेड तरीके से, खास करके जो फोकस किया गया है इसेंशियल्स को, एजुकेशन को, हेल्थ को और ऑटोमोबाइल के, जो एक ग्रेट डिमांड इंडिकेटर है। खास करके जब हम देखते हैं कि डिमांड इकोनॉमी में कैसा है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो इसमें जो पैसेंजर व्हीकल में जो स्मॉल कार्स हैं और जो मोटरसाइकिल्स हैं, तो इनके ऊपर तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिलीफ है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में देयर विल बी अ ग्रेट जंप इन दी सेल्स ग्रोथ ऑफ दी ऑल दीज सेक्टर्स एंड दैट विल बेनिफिट द इकोनॉमी। एंड एज आई सेड अर्लियर कि इसका जो इसी साल में 2025-26 के वित्त वर्ष में ही लगभग कोई 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा जो है जीडीपी में देखने को मिलेगा। We saw the OECD projections for 2025 at 6.7%. They revised it from 6.3% earlier in terms of GDP growth. My next question was on realty, which fell by 2.5% today. Again, profit booking, but you know the inputs that go into construction, the GST rate has been cut for that also, including paints and varnishes. When you look at concrete aggregate, you look at sand, tiles, etc. All the inputs that go into it, including you have affordable housing and any property which is under construction. So we're looking at 5% GST, 1% GST. This is notwithstanding that a fully constructed property, you have registration charges and stamp duty as well. So we're not taking that into account. But in other aspects of building and construction, the GST rates have fallen now. So how do you see the building and construction sector, those who are looking to become home buyers, those who are building and constructing themselves, do you see any consumption levels going up and the valuations adjusting? I think, Arjun, this is a great opportunity to enter in the real estate market. The prices are decelerating because this US-India tussle is short-lived, because now the prices or the stocks are decelerating on the back of the expected fall in the incomes of the professionals because of the visa restrictions, because they are the great buyers of the real estate in India. So that's why the heat is coming from that side only, from the global side, that the deceleration in the employment in US or deceleration and the higher visa cost will impact the buying power of the employees, those who are associated with the US economy. But I think these things will settle in the coming times, and these are the short-lived tussles. So going forward, I believe the real estate sector will also recover significantly with the back of reforms undertaken for the GST and India's rising growth story. We'll be back with more on Market Mantra, so please stay tuned. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है और अब लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार और ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक 4 स्तंभीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है, यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है, 5 more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10,91,000 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1,865 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को 2,192 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139W के साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड के 4 लेन के निर्माण को भी हाइब्रिड एन्युटी मोड पर मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 79 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 3,822 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं आज कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के बाद, एंड हमने देखा है कि बजट में भी जो गवर्नमेंट है उसका थ्रस्ट रहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को देखते हुए जो इकोनॉमी पे होता है, और इसका आप क्या कहेंगे? ये इसे कहा जाता है मदर ऑफ हेवी इंजीनियरिंग। जिस तरह के मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करी श्री अश्विनी वैष्णव ने, ये कितना बड़ा एक बूस्ट होगा पूरी इकोनॉमी के लिए? देखिए सोनू जी, ये एक बहुत ही बिग पुश होता है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी में उसकी ग्रोथ दिखाई देती है। और हमने देखा कि पिछले 5-6 वर्षों में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 2-3 लाख करोड़ से बढ़ के 11 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। और बहुत बड़ी पीछे के 2-3 साल में तो बहुत तेज गति से इजाफा हुआ है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, जो हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत होना है, तो उसके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसमें सरकार ने बहुत प्रयास किया और देखने को मिलता है। अभी आप कहीं भी देखेंगे कि बहुत जो ब्रॉड रोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी एकदम से बहुत तेज गति से बढ़ रही है, एंड जो सिविल एविएशन है उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एट दिस जंक्चर, क्योंकि हमें वो चाहिए जब हम, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मैनी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी जो हमारा इकोनॉमी का स्पीड है और ज्यादा तेज होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और हम बहुत ज्यादा एफिशिएंसीज क्रिएट कर पाएंगे। We're heading for a short break again. Please stay tuned on Market Mantra. Welcome back to Market Mantra. In more news, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is in a great spot to expand its clean energy over the next 5 years. Addressing the US-India Strategic Partnership Forum in New York, Mr. Goyal said that the government aims to grow its clean energy capacity from over 250 gigawatts to 550 gigawatts. He added that the government expects to increase its trade with the US on energy products in the upcoming years. Mr. Goyal said that India and the US can plan to collaborate on nuclear power. Very briefly, since there's so much pressure on India to divert its oil buying from Russia to the US, we're talking about civil nuclear deal with the US. Already we also have existing contracts with the Russian government because they've set up projects like the Kudamkulam project in Tamil Nadu, for instance. How do you see this panning out? Yes, Arjun, this will be a very calibrated give and take, because we are not compromising with our welfare. If we are buying some cheap oil, then we will continue. Otherwise, if there is a great give and take between the other products and efficient trade trajectory is becoming more and more strong, then that is again also welcome that we should increase, as US is our largest export destination. And in more news, Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has emphasized that the diversification of agriculture towards the energy and power sector is the need of the country. He said this while addressing the second edition of India Bioenergy and Techs Expo in New Delhi today.
Diversification of agriculture towards energy and power sector is the need of our country. Because in our country, in our GDP growth, the 65% population belong to agriculture and rural India, tribal India, where their contribution in GDP growth is only 14%. The manufacturing sector contributes 22 to 24% and the service sector contributes 52 to 54%. और अब लेते हैं अगली खबर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी में लागू किए गए अगली पीढ़ी के सुधार देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं और अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरें घटने से आम नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने आम आदमी के जेब खर्च को कम करने के लिए खाद्य उत्पादों पर महत्वपूर्ण कर कटौती की है। मध्यम और निमध्यम वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष बचत प्रदान करने के लिए सरकार ने तैयार और संरक्षित सब्जियों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और लागत कम करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है। यह सुधार युवाओं और परिवारों के लिए स्वस्थ जीवन शैली और जीवन यापन में सुधार को बढ़ावा देंगे। रोहन के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सभी वर्गों के लिए हमारे समाज के बहुत ही ये लाभान्वित रिफॉर्म्स हैं, जैसा आप अभी बता रहे थे। जी जी जी। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.3% से अधिक के उछाल में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.8% से अधिक बढ़त दर्ज हुई और जापान का निक्केई सूचकांक 0.3% की वृद्धि में रहा। लेकिन दक्षिण कोरिया के कॉस्पी को 0.4% का नुकसान हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.7% से अधिक गिरावट पर था। हालांकि जर्मनी के डैक्स में 0.1% से अधिक बढ़त चल रही थी। इस बीच लंदन का फुट्सी लगभग बिना किसी बदलाव के स्थिर था। Moving on to the US stock market, US stock indices closed lower on Tuesday, snapping a 3-session string of record closing highs. The tech-heavy Nasdaq Composite Index fell over 0.9%. The S&P 500 declined more than 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.2%. The market participants reacted to the Fed Reserve Chair Jerome Powell's speech at an event in Greater Providence, Rhode Island, wherein he said that the US Central Bank needs to balance inflation concerns with a weakening job market in its coming interest rate decision. Very briefly, your take on this. 2.9% is the inflation, 25% rate cut by the Fed, and the jobless claims have gone up. Because now U.S. economy is in a fragile zone actually. Unemployment is increasing, inflation is sticky and at the elevated level. And if they cut the Fed rate also, then I believe if the tariff rates will again escalate the inflation situation and the economy will remain in the fragile zone. Let's have a look at the global crude oil market now. Global crude oil prices continue to rise today. Brent crude was trading around 1.2% up at $68.42 per barrel, where WTI crude was also trading over 1.2% up at $64.20 per barrel when reports last came in. Let's have a look at the bullion market now. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading almost 0.4% down at 1,13,930 rupees per 10 grams, and silver was trading 0.3% down at 1,34,590 rupees per kilogram a short while ago. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 0.4% गिरकर 1,13,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 0.4% गिरकर 1,34,537 रुपए प्रति किलो पर थी। बहुत ही कम समय है। आप संक्षेप में बताएं कि ये जो हाई रेट्स चल रहे हैं, रिकॉर्ड रेट्स, ये क्या आगे भी चलेंगे? क्या कारण? देखिए, ये आगे कंटिन्यू रह सकते हैं क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही अभी
उस स्थिति में है कि इनको सपोर्ट करे, खास करके जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध जो है वो काफी आगे गहराता जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो गोल्ड में और डॉलर वीक हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में आने। डॉक्टर शर्मा सॉरी, समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with losses of around 0.5%. Sensex slips over 380 points. Nifty closes at 25,057. Cabinet approves comprehensive package of around 70,000 crore rupees to revitalize India's shipbuilding and maritime ecosystem. And Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India expects to increase energy trade with the US. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. थैंक यू। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.